एक 30 साल की विधवा अपने गांव के प्रधान के पास जाती है। वह अपने घर पर बैठकर गांव के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। वह रोते हुए कहती है, प्रधान जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी विधवा पेंशन लगवा दीजिए। प्रधान जी जब उसको देखते हैं तो पूछते हैं कि किसके घर की हो, अपने सास ससुर का नाम बताओ। उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि यह इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, क्या तुम अकेले जीना चाहती हो? वह कहती है, क्या करूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है तो अकेली ही बितानी पड़ेगी। प्रधान जी कोई भी समस्या चुटकियों में निपटा दिया करते थे। इसके लिए वह पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन यह तो समस्या उसको लेकर वह सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति भी इस महिला की स्थिति के जैसे ही थी। क्योंकि वह भी कई सालों से अपनी पत्नी के बिना अपना जिंदगी गुजार रहे थे और उस महिला की समस्या को, उसके दुख दर्द को बखूबी समझ सकते थे। वह कहते हैं, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, उसके बाद बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। अगले दिन शाम को वह उस महिला के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या कुछ होता है, जानिए इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी बिहार की है। उस महिला का नाम सुधा होता है। सुधा के पति 2 साल पहले मौत हो जाती है। उनके घर में सास ससुर नंद और उसके पति के भाई भी थे, लेकिन कोई उससे कोई मतलब नहीं रखता था। उसके पति की मौत के बाद जब हुई थी, वह दिल्ली में नौकरी करता था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसकी लाश भी गांव तक नहीं आ पाई थी। किसी जान पहचान वाले ने ही उसका अंतिम संस्कार वहीं शहर में कर दिया था और वह अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल टूट जाती है। पति की मौत के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचता। उसकी 7 साल पहले शादी हुई थी। 5 साल की बेटी होती है जो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल वाले कहते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है, और जब मेरा बेटा ही नहीं है तो मुझे तुमसे भी कोई मतलब नहीं है। और मायके वाले भी, भैया भाभी उसे कह देते हैं कि जाकर अपने ससुराल में रहो। दोनों जगह से उसे धोखा मिलता है। तो वह प्रधान जी के पास आ जाती है। सोचती है कि विधवा पेंशन लग जाएगी तो कुछ मदद हो जाएगी और अपनी बेटी का और उसका गुजारा चलता रहेगा। इसलिए वह प्रधान जी के पास जाती है। लेकिन प्रधान जी जब उसकी मासूमियत देखते हैं, उसका उदास चेहरा देखते हैं, तो खुद भी उदास हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे घर कल आता हूँ। वह प्रधान 10-12 मोहल्ले थे जिसमें वह ग्राम पंचायत करते थे। जो सुधा होती है, उसका घर प्रधान के घर से 2 किलोमीटर दूर था और प्रधान गाड़ी उठाते हैं और शाम के समय सुधा के घर पहुंच जाते हैं। तो उसकी बच्ची, जिसका नाम गुड़िया होता है, खेल रही थी। वह घर में जाती है, अपनी मम्मी को बताती है। तो सुधा अंदर से बाहर आती है और देखती है कि प्रधान जी खड़े हैं। तो एक कुर्सी लाती है, बैठने के लिए कहती है। उसके बाद प्रधान जी बैठते हैं। वह सुधा से कहते हैं, तुम भी बैठो। लेकिन वह कहती है, ठीक है, आपके सामने मैं क्या बैठूं। प्रधान जी कहते हैं, क्या कह रही हो। तो वह कहती है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो वह कहते हैं, ठीक है, यह बताओ तुम अपना जीवन अकेले कैसे बिताओगी। क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगी। ये तुम्हारी उम्र ही क्या है और पूरी जिंदगी पड़ी है। अपना गुजारा कैसे करोगी और तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। और पेंशन के 1000 रुपए मिलते रहेंगे, उससे क्या होगा, आगे चलकर उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। फिर तुम्हारी बेटी भी तो बड़ी हो रही है, तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो सुधा कहती है, मेरी उम्र 30 साल है,
प्रधान जी कहते हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। 30 साल की उम्र में शादी करता है इंसान, और तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? प्रधान जी का नाम लाला जी होता है। तो सुधा प्रधान जी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है कि कौन है, किसे कहूँ, कौन मेरी शादी करेगा और कौन मुझसे शादी करना चाहेगा। यह भी तो एक बात है कि मेरी एक बच्ची है। बस मुझे इतना ही चाहिए कि मैं मेहनत मजदूरी मिलती रहे और मैं जो हूँ उसी से गुजारा कर लूँगी। प्रधान जी कहते हैं, क्यों नहीं, तुमसे तो शादी करने के लिए बहुत मिल जाएंगे। ऐसा ही मिल जाएगा जैसे तुम्हारी एक बच्ची है, वैसे भी हो सकता है उसके भी कोई बच्चे हों, उसकी भी पत्नी मर चुकी हो, और अगर उसकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो तो तुम्हें समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी तो आगे चलानी है। सुधा बोली, समझौता ही तो कर रही हूँ। अपने मरे हुए पति को 2 साल हो गए हैं। कितने लोग आए, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए कितनी चिंता करते हैं, मुझे कभी कोई दुख नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन बाद में पता चलता है वह मेरे अकेले होने का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरी बच्ची का पेट कैसे भरेगा। उन्हें उससे ज़्यादा चिंता थी, इस बात की थी कि मैं अकेली बिस्तर पर कैसे सोती हूँ। प्रधान जी, इस दुनिया ऐसी ही है। यह दुनिया बहुत खराब है। यहाँ अकेली औरत का साथ कोई नहीं देता है। और आगे कुछ कहने के बाद में वह फिर रोने लगती है। प्रधान जी सोचते हैं, कहीं यह बात मुझे सुना तो नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी यही सोच थी। फिर वह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, अकेले कैसे बिताओगी? सबसे पहले तुम्हारे खर्चे खाने पीने की बात होनी चाहिए। क्या तुम्हारे सास ससुर तुम्हें कुछ नहीं देते हैं? तो वह कहती है, वह क्या देंगे, उनके पास तो खुद कुछ नहीं है, तो मुझे क्या देंगे? मुझे उन लोगों से कोई शिकवा नहीं है। वैसे तो प्रधान जी उसके सास ससुर और उसके परिवार को सबको अच्छे से जानते थे। उसके पति को भी जानते थे, जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। लेकिन यह बात नहीं जानते थे कि यह उसी की पत्नी है। बस सुधा को गौर से देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। फिर प्रधान जी कहते हैं, ठीक है, 4 दिन बाद मुझे मिलना। मैं गांव के स्कूल है, वहीं पर मुझसे मिलना। दोपहर का खाना जो बनता है, कुछ औरतें वहाँ पर खाना बनाती हैं, तो एक तो काम छोड़ने वाली है, शायद उसे अपने पति के साथ कहीं बाहर जाना है, तो तुम उसी की जगह लग जाना। फिर बताऊंगा, 4 दिन बाद तुम स्कूल पर आ जाना। तो वह कहती है, ठीक है। उसके बाद जब जाने लगते हैं तो वह कहती है, बैठ जाइए, चाय बनाई हूँ, पी लीजिए। प्रधान जी बैठ जाते हैं और कहते हैं, चाय वगैरह तो मैं पीकर आया हूँ, लेकिन तुम कहती हो तो पी लेता हूँ। फिर वह बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। चाय पी के जब वह जाने लगते हैं तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हैं और उसकी बेटी के हाथों में पकड़ा देते हैं। वह बहुत मना करती है, लेकिन वह ज़बरदस्ती रुपए देकर चले जाते हैं। उसके बाद वह सुधा के सास ससुर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बताओ तुम्हारी बहू कैसी है, इतनी परेशान रहती है, तुम लोग अपने पास क्यों नहीं रखते हो? तो उसके ससुर कहते हैं कि हम लोग कौन सा आराम से हैं, हम भी तो परेशान हैं, हमारा भी तो लायक बेटा था, वह चला गया, हम लोग भी खुद उसी के सहारे थे। सुधा के ससुर कहते हैं, और दूसरा बेटा हमारा इतना नालायक है कि पूरे गांव में घूमता है, कुछ नहीं करता है, ऊपर से घर में आवारा दोस्तों को ले आता है। एक दिन उन्हीं दोस्तों ने मेरी बहू को छेड़ दिया, बहू ने बहुत बवाल किया और तभी से वह हम लोगों से अलग रह रही है। हम क्या कर सकते हैं, बेटा हमारा मानता ही नहीं है, पीकर आता है, ऐसे ही हम जवान बहू को अपने पास कैसे रखें? और उनकी आंखों में अपने बेटे को याद कर आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटे को याद करके रोने लगते हैं। प्रधान जी कहते हैं कि मैं आपकी बहू से मिलकर आया हूँ।
तो वह कहते हैं आपसे तो वह मिल भी ली, नहीं तो बिना काम किसी से नहीं मिलती है और अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देती है, इतनी मान सम्मान वाली है। सुधा के ससुर कहते हैं कि प्रधान जी आप ही मेरी बहू के लिए कुछ करिए, हम तो इस स्थिति में नहीं हैं अपना बुढ़ापा देखें कि उसको देखें, उसकी शादी वगैरह कहीं कोई अच्छा लड़का हो तो करवा दीजिए, हम अपने बेटे से ही करवा देते, लेकिन हमारा बेटा इतना नालायक है कि इसका कुछ हिसाब नहीं है, खुद कुछ नहीं करता है तो उसे क्या खिलाएगा। प्रधान जी कहते हैं ठीक है मैं कुछ देखता हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। प्रधान जी रात भर उसी के बारे में सोच रहे थे, उनको नींद भी नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं, सुधा के बारे में ही पूरी रात सोचते रहते हैं। अगले दिन वह ब्लॉक पर जाते हैं, वहाँ पर एक बड़े अधिकारी से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई बात नहीं बनती है। फिर वह स्कूल जाकर वहाँ के टीचर से सुधा के बारे में बात करते हैं, तो वह कहते हैं ठीक है आप यहाँ पर लगवा दीजिए, अगर मेहनती होगी तो यहीं पर काम करती रहेगी। फिर 4 दिन बाद सुधा स्कूल जाती है और वहाँ पर मास्टर साहब थे, उसको बुलाते हैं और अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। तो वह कहती है कि उसका नाम गुड़िया है। तो वह कहते हैं ठीक है तुम्हारी बेटी का नाम मैं स्कूल में ही लिख ले रहा हूँ, तुम दोपहर में जो औरतें खाना बनाती हैं तुम उनके साथ काम करना। एक दिन क्लास में 3-4 साल का बच्चा बहुत रो रहा था, मास्टर जी से चुप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह चुप ही नहीं हो रहा था। तभी सुधा ने देखा और वहाँ आ गई और उसे गोद में उठा लिया। मास्टर जी सुधा से कहते हैं सुधा देखो यह बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, इसे चुप करा दो। थोड़ी देर बाद वह सुधा की गोद में आते ही चुप हो जाता है। फिर उसे अपने पास ही सुधा बैठा लेती है और कहती है पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं, इतने छोटे से बच्चे को स्कूल भेज देते हैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इतने छोटे बच्चे को स्कूल भेजना उन्हें कितनी दिक्कत हो जाती है। और कहकर फिर मास्टर जी उसे क्लास में बैठा लेते हैं और सुधा खाना बनाने के लिए उन्हीं औरतों के पास चली जाती है। वहाँ पता चलता है कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि मास्टर साहब का ही बच्चा था। तो सुधा सोचती है कि पता नहीं मैंने मास्टर साहब को क्या क्या कह दिया और वह भागते हुए मास्टर साहब के पास पहुंच जाती है और कहती है मास्टर साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि यह आपका बच्चा है, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। और बच्चे को गोद में उठाकर फिर से दुलार प्यार करने लगती है। मास्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं। वह कहती है मुझे पता नहीं था यह आपका बच्चा है। मास्टर साहब कहते हैं कि इस बच्चे का बाप भी मैं हूँ और इसकी माँ भी मैं हूँ, इसकी माँ नहीं है, इसको जन्म देते ही वह इस दुनिया से चल बसी, तब से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप हूँ। अब इस बच्चे को अकेला कमरे में कैसे छोड़ दूँ, इसलिए साथ में ले आता हूँ। मास्टर साहब ने वहीं एक कमरा किराए से ले रखा था और वहीं पर खाना बनाने वाली औरतें उनके बच्चे को देख लिया करती थी। यह सुनकर सुधा को बहुत बुरा लग रहा था कि एक बिन माँ का बच्चा है। सुधा उस बच्चे को इतना प्यार करती थी कि अब उसकी इतनी देखभाल करती थी कि 2-3 महीने में भी वह बच्चा सुधा से बहुत घुल मिल गया था और उसे कोई परेशानी नहीं होने देती थी। सुधा की बेटी भी गुड़िया भी एकदम मास्टर जी से घुल मिल गई थी। मास्टर जी को यह देखकर बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन सोचते थे कि आखिर यह कब तक चलेगा। दोस्तों 2-3 महीने हो जाते हैं। एक दिन मास्टर साहब प्रधान जी को बुलाते हैं और कहते हैं प्रधान जी जैसा आपने कहा था यह महिला उससे भी अच्छी है। मास्टर साहब कहते हैं कि प्रधान जी मुझे वह बहुत पसंद है, अगर आप उससे बात करें और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो प्रधान जी ने जब उसके घर गए
तो उसका मान सम्मान आत्मसम्मान देखा था, तो उन्होंने सोचा कि यह महिला किसी सम्मानित व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। प्रधान जी ने सुधा के लिए कुछ करने की सोचते हैं और इसलिए वह ब्लॉक पर जाते हैं। अगले दिन जिले के जो प्रधान थे उनमें से एक प्रधान था, उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी। तो कहीं ना कहीं वह चर्चा करते थे कि आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो मेरे लिए जाकर बताना, मैं उससे शादी कर लूँगा। तो प्रधान जी उसके ऑफिस में जाते हैं और बताते हैं कि मेरी नज़र में एक लड़की है, वह बहुत अच्छी है, तुमसे शादी कर सकती है। लेकिन प्रधान कहता है, क्या बात कर रहे हो यार, मुझे कुंवारी लड़की चाहिए, मुझे एक बच्चे की माँ से शादी नहीं करूँगा। जब प्रधान जी सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है तो स्कूल जा जाते हैं और स्कूल के टीचर थे, दुर्भाग्य से उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और उनके 3-4 साल का बच्चा था, उसको लेकर वह बहुत परेशान रहते थे। तो प्रधान जी मास्टर साहब से कहते हैं कि एक ऐसी महिला है, मेरा अनुभव कहता है कि गारंटी है वह महिला आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और प्रधान जी खुद बिना पत्नी के थे, लेकिन उनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई थी, उनके 3 बच्चे थे, नाती पोती थे। अपने बारे में तो नहीं सोच सकते थे, लेकिन वह सोचते थे कि जैसा मेरा जीवन बीत गया वैसा कम से कम इनका जीवन न बीते। वह जो मास्टर साहब से पूछते हैं तो मास्टर साहब कहते हैं, ठीक है आप स्कूल पर लगवा दीजिए, देखते हैं अगर अच्छी लगेगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है कुंवारी लड़की से शादी करने का, मुझे तो बस यही चाहिए कि मेरे बच्चे की देखभाल कर सके, मेरे बच्चे की माँ कोई कमी महसूस न होने दे, मेरे घर को संभाल सके। इसलिए प्रधान जी ने भी मास्टर साहब से स्कूल में ही उसकी नौकरी लगवा दी और 3 महीने के अंदर ही मास्टर साहब पूरे तरीके से सुधा के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वह उनके बेटे को बहुत अच्छे से बिल्कुल माँ की तरह संभालने लगी थी और उसके वह दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि सुधा थी भी बहुत खूबसूरत। तो वह प्रधान जी से बोलते हैं कि प्रधान जी ठीक है, मैं सुधा से शादी करना चाहता हूँ, आप सुधा से बात कर लीजिए। प्रधान जी कहते हैं, मैं कल जाकर सुधा से बात कर लूँगा। अगले दिन वह सुधा के घर जाते हैं और कहते हैं कि सुधा कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल का काम। तो वह कहती है कि प्रधान जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधान जी कहते हैं, और मास्टर साहब कैसे हैं? तो वह कहती है, बहुत अच्छे हैं। फिर वह कहते हैं, उनका बच्चा है जो मैंने सुना है पूरे दिन तुम्हें ही देखना पड़ता है, दिन भर एक अलग ही ड्यूटी लग जाती है तुम्हारी। जब सुधा ने यह बात सुनी तो सुधा कहती है कि क्या बात कर रहे हैं प्रधान जी, इतना प्यारा बच्चा है, जैसे मेरी बेटी है वैसे ही वह बच्चा भी है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, मैं तो चाहती हूँ उसे भी अपने घर पर ही ले आऊँ, मेरी बेटी के साथ बैठता है, उसी के साथ पढ़ता है, दोनों पूरे दिन बस साथ में रहते हैं जब तक स्कूल में रहते हैं। अब दोस्तों उसके बाद प्रधान जी कहते हैं, देखो ऐसा है कि उनकी भी पत्नी नहीं है और तुम्हारा भी पति नहीं है, तो मास्टर साहब से शादी क्यों नहीं कर लेती, दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी। जब यह बात सुधा सुनती है तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, प्रधान जी मैं कहाँ और वह कहाँ, वह क्यों भला मुझसे शादी करेंगे? तो प्रधान जी कहते हैं कि मास्टर साहब ने मुझसे कहा है कि मुझे शादी करनी है सुधा से, आप करवा दीजिए। जब यह बात सुधा सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, प्रधान जी के पैर पकड़ लेती है और कहती है, प्रधान जी इतनी बड़ी कृपा तो मेरे ऊपर किसी ने नहीं की है। तो प्रधान जी उसे उठाते हैं और कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ और इसलिए तुम्हें स्कूल पर भी काम पर लगवाया था, तुम मास्टर साहब को समझ सको और मास्टर साहब तुम्हें एक दूसरे को समझ सकें, तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मास्टर साहब चाहते हैं कि तुम अपने मुँह से बताओ कि तुम यह शादी करना चाहती हो कि नहीं, वह तुम्हें ज़िंदगी भर सुखी रखेंगे, उनसे शादी कर लो। उसके बाद दोस्तों 2023 में सुधा और
मास्टर साहब की 20-25 लोगों की उपस्थिति में साधारण रूप से शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।